नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर को लेकर कल यानी 2 जनवरी को एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की रणनीति पर चर्चा होगी। हो सकता है कल बैठक के बाद दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक यानी DGP RR स्वैन के मौजूद रहने की चर्चाएं चल रही हैं। ये बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के नापाक इरादे ने एक बार फिर जम्मू के पुंछ और राजौरी में आतंकी हमले को अंजाम दिया। ऐसे में इस बैठक की अहमियत बढ़ जाती है कि आखिर सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने के लिए आखिर इस बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई विशेषज्ञ जुड़ेंगे हमारे साथ। बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो आतंकवाद हो पस्त तो सुरक्षा हो सख्त, ये माना जा सकता है कि जो कल बैठक बुलाई गई है, इस बैठक की अहम जो की पॉइंट है वो ये हो सकता है कि सुरक्षा ग्रिड को किस तरह से मजबूत किया जाए, पाकिस्तान के नापाक इरादे को कामयाब ना होने दिया जाए। इसको लेकर दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उस पर नजरें हमारी बनी हुई हैं। लेकिन इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, इस बैठक में किस तरह की रणनीति पर चर्चा होने वाली, विशेषज्ञों से हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान कई खास मेहमान आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। SP वैद साहब, फॉर्मर DGP हैं जम्मू कश्मीर के, आप आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं सर। और इसके अलावा ब्रिगेडियर धीमान साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है। आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान अब्दुल रऊफ भट्ट साहब, स्पोक्स पर्सन है PDP के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल, स्वागत। और साथ ही साथ सुरेंद्र अंबरदार साहब, लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले SP वैद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक ऐसे समय में बैठक हो रही है, अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने या विशेषज्ञों की माने, सुरक्षा से जुड़े, उनका ये कहना रहा है, अगर पुंछ और राजौरी के आतंकी हमले को देखें तो उनका यही कहना रहा है कि कहीं ना कहीं रणनीति को बदलने की जरूरत है। तो एक ऐसे समय में ये बैठक हो रही है, इस बैठक से किस तरह की उम्मीदें लगाई जाएं और इस बैठक में क्या लगता है किस तरह के फैसले सुरक्षात्मक दृष्टि से लिए जा सकते हैं? सबसे पहले सना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आपके दर्शकों से मैं रूबरू हो पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बैठक की आज बहुत अहम ज़रूरत है। हालांकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर वक्तन करते रहते हैं, मीटिंग्स और रिव्यू लेते रहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी और DGP के साथ, लेकिन जो इसका आज जो अहमियत है वो आप जानती हैं। जिस तरह से राजौरी पुंछ में हालात बने हुए हैं, कुछ पिछले साल 1.5 साल से एक बड़ी कोशिश की जा रही है पार्क की तरफ से कि इस खित्ते को, जो जम्मू रीजन पिछले 15 सालों से टेररिज्म से बिल्कुल फ्री था, इसको डिस्टर्ब किया जाए और फोर्सेस को स्प्रेड किया जाए। जो चाइना बॉर्डर पर इंडिया की भारत की फौज की डिप्लॉयमेंट हुई है उसको कैसे थिन किया जाए, कश्मीर में प्रेशर कम किया कैसे जाए, और जम्मू रीजन जो इतना बड़ा खित्ता है ज्योग्राफिकली, उधर डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो इसी इरादे से, और ये जो 370 के बाद हालात बेहतर हुए हैं कश्मीर में, उस नैरेटिव को बदलने के लिए, तो ये सारी कोशिश जो पिछले साल 1.5 साल से जम्मू रीजन के राजौरी पुंछ में पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो जो कर रही है, उसमें इसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं समझता हूँ 2-3 चीजों मुद्दों पर बात होना बहुत जरूरी है जो मेरी समझ में आता है। एक कि क्या डिप्लॉयमेंट की कमी है फोर्सेस की, चाहे वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, JNK पुलिस हो, क्या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पहले 1990s में और अर्ली 2000 में होते थे, उनको और एक्टिवेट करने की जरूरत है, उनको रिवाइव करने की जरूरत है। विलेज डिफेंस कमेटीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्या उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। तीसरा, क्या अगर 28 टेररिस्टों को मार गिराया है और अभी भी
इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20-25 टेररिस्ट उस इलाके में है, तो ये 50-60 टेररिस्ट आए कैसे अंदर, इस पर डिस्कशन होना, और उसके लिए जरूरी है कि वहां के आर्मी चीफ या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मीटिंग में होने चाहिए, ताकि क्योंकि आप उनका व्यू पॉइंट भी सुने। और फौज ज्यादा कैजुअलिटी जो पिछले 1 साल 1.5 साल में हुई है, उस सफर हमारी फौज ने की है, तो मैं समझता हूं उसमें टैक्टिक्स को रिव्यू करने की जरूरत है। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे कदम उठाए जाएं कि हमारी कैजुअलिटी कम हो, और हम ये जो भी बचे हैं टेररिस्ट, उनको हम कंप्लीटली एलिमिनेट करें, और इस इलाके, इसी फौज और इसी JNK पुलिस और पैरामिलिट्री ने मिलकर 1990 में और अर्ली 2000 में इस खित्ते को, जो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड था, बिल्कुल टेररिज्म फ्री किया था। तो आज क्या वजूहात है कि हम जो कैजुअलिटीज हैं वो सफर कर रहे हैं? तो इन सब चीजों का रिव्यू होना चाहिए। दूसरा, ये भी देखना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो वहाँ डिस्कशन हो कि किस तरह से लोकल लोगों की सपोर्ट ली जाए और लोकल लड़कों को एनरोल किया जाए एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ताकि वो फौज और पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन देने में भी मदद करें। क्योंकि जो लोकल लड़के हैं वो वहाँ बकरियां चराते हैं, भैंसें चलाते हैं, वो जंगल के खित्ते को पूरी तरह से हर पगडंडी को जानते हैं, कहाँ केव्स हैं वो जानते हैं। तो उन बच्चों का, जो जवान लड़के हैं, उनका बड़ा योगदान टेररिज्म लड़ने में रहा है, तो उनका कैसे इस्तेमाल करके इन सारे टेररिस्टों को हम एलिमिनेट कर सके, मुझे लगता है इन मुद्दों पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। जी, तो ये कई मुद्दे की पॉइंट्स हैं जिन्हें गिनवाया अब SP वैस साहब ने। इनका मानना है कि इन मुद्दों को टच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा ग्रिड है वो मजबूत होगी। धीमान साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस बैठक से किस तरह की उम्मीदें लगाई जाएं, और क्या लगता है जो SP वैस साहब ने बातें कही, इसके अलावा और क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे आप कि इस बैठक में इस मुद्दे को जरूर टच किया जाना चाहिए? क्योंकि कैजुअलिटी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इस तरह का नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है। 5 जवानों की शहादत हुई, ये हम जानते हैं हालिया दिनों। ऐसे में क्या ऐसा किया जाए पॉलिसी में, क्या ऐसी चेंजेस और तब्दीलियां लाई जाएं ताकि इन तमाम चीजों से निपटा जा सके और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके? धीमान साहब। देखिए सना जी, मेरी पहली जो ऑब्जर्वेशन ये है, वो वैस साहब ने भी थोड़ा उसको टच किया है कि वहां पे कल की मीटिंग, हालांकि 28 दिसंबर को अनाउंस हुई थी, 2 जनवरी को हुई, वहां पे आर्मी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये शुरू से ही नॉन स्टार्टर है। परंतु मैं इतना इसमें अपना निराश नहीं हूं, क्योंकि यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स जब मैं खुद वहां प्रेजेंट था तब फंक्शन नहीं करता था। आर्टिकल 370 के जाने के बाद यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो बहुत अच्छी बात है। और उसमें टेररिस्ट की कवर तोड़ दी है श्रीनगर के अंदर, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाहे JNK पुलिस हो, या RR हो, आर्मी हो, CRPF हो, DBSF, सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी कि क्या करें। और साथ में चाइना जब से गलवान हुआ है, तो अगर आपको पता हो इस इलाके में काफी भूतकाल में बहुत ही शांति फैली हुई थी। ये पहली बार 98, 2002-3 के बीच में गड़बड़ शुरू हुई, जब एक्सरसाइज सर्वनाश कैरी आउट किया गया, एक डिवीजन फोर्स का मूव किया गया इस एरिया के अंदर, बाद में RR की एक अगेन फॉर्मेशन रेज करी गई और इस इलाके को बिल्कुल पीसफुल किया गया। सडनली जब गलवान होता है तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मेशन, चूंकि इलाका पीसफुल था, उनको गलवान बॉर्डर पे मूव करते हैं, चाइना बॉर्डर पे। तो चाइना इस फिराक में था किसी तरीके से यहाँ गड़बड़ी फैलाई जाए। अगर आपने देखा होगा 1 जनवरी में जब डांगरी हुआ था, उसके बाद से डांगरी, फिर भट्टा दूरिया, फिर कांडी, इस तरह से फिर मुगल रोड, और ये होता चला गया। और पिछले 2-3 महीने में आपने देखा है ये और इंटेंसिफाई हो गए हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हुई है 8 फरवरी की, तो उनकी कोशिश यही है कि यहाँ पे मेजर काम किए जाए, डिस्टर्ब किया जाए, ताकि मोदी जी जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो कोई ना कोई करे, बालाकोट या उड़ी जैसी कोई बात करे, ताकि उनको अपने इलेक्शन में कोई मुद्दा मिल जाए। तो उसकी वजह से सब चल रहा है। अभी जो डिस्कशन यहाँ होनी है, वो डिस्कशन मेरे ख्याल में फिर भी एक टेंडेंट जाएगी। वो बात करेंगे बूट्स ऑन ग्राउंड बढ़ाने के। मैंने जब डांगरी हुआ था तब भी बोला था 1 साल पहले
बूट्स ऑन ग्राउंड मत बढ़ाइए। इससे जनता की में सुरक्षा की भावना और एंटी सिक्योरिटी फोर्सेस फीलिंग फैलेगी, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल चेक्स होंगे जगह जगह पे। उसकी जगह पे आप अपना इंटेलिजेंस का जो तंत्र है उसको बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि जो उनके हैंडलर्स है, ये सारे के सारे टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर से आ रहे हैं। अगर उनको यहाँ लोकल सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगी वो तब तक कुछ नहीं कर सकते। और आपने देखा बट्टा दुनिया की जो इंक्वायरी हुई उसमें पता चला कि वो टेररिस्ट 3 हफ्ते से कुछ घरों में रह रहे थे। तो वहां पे हमको इंटेलिजेंस की बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे एसओजी हो, एनआई हो, एसआई हो, आर्मी इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो। और यहाँ में सबसे बड़ा आपको वैद साहब ने भी बोला लोकल्स को इन्वॉल्व करिए। मैं आपको आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ी फोर्स है एक्स सर्विसमैन की, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्रेन फोर्स है। उनको आप इन्वॉल्व करिए, उनको वेपन दीजिए, जो लोकल फॉर्मेशन हैं उनके साथ उनको इंटीग्रेट करिए और उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दीजिए। और वो डेफिनेटली आपके लिए इंफॉर्मेशन भी लाएंगे, आपके लिए टेररिस्ट से लड़ेंगे भी। और अगर कुछ यहाँ पे कोई रिलीजन का एंगल लाना चाहता है, मैं बता दूं, जितने भारतीय सैनिक रिटायर्ड है, भूतपूर्व सैनिक, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, वो एंटी नेशनल नहीं है, वो प्रो नेशनल है, वो भारत माता की जय कहने वाले हैं, चाहे किसी भी मजहब से हों। तो ये बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर हमारे हिस्से में आएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस इंक्रीज करनी है, और उसके लिए आपके पास बिल्कुल, क्योंकि बाज दफा ये कहा जाता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि जो लोकल सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है जो पहले मिला करता था। आखिर क्यों ये दूरियां पैदा हुई हैं, इसको कम करने की जरूरत है। इस तरह के सवाल कई बार उठे हैं और कई मंच से भी उठाए गए हैं कि आखिर लोकल लोग इस तरह की कार्रवाइयों में क्यों मुलव्विस हो जाते हैं, वो आखिर फौज वहां तक उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी क्यों नहीं बढ़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं कोताही है। दो पॉलिटिकल, मैं लौटूंगी डिफेंस एक्सपर्ट साहब, मैं आपके पास लौटूंगी धीमान साहब। दो खास मेहमान और भी मौजूद हैं, अब्दुल रऊफ साहब हैं जो कि पीडीपी के तर्जुमान हैं, वो पीडीपी का पक्ष रखेंगे। वो किस तरह से सोचते हैं इस बैठक को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जम्मू के पुंछ और राजौरी में महबूबा मुफ्ती जा रही थी और उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। तो कई तरह से वो इस जो मुलव्विस मुश्तबा जो अमवात भी हुई थी उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं सवालात उठाए थे और मीडिया का भी शुक्रिया किया था। अब जबकि कल बैठक होने वाली, इस बैठक से पीडीपी को क्या उम्मीदें हैं और क्या पीडीपी चाहती कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, जहां तक बीजेपी की यहाँ पॉलिसीज का ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि इनके कौल फेल में तजाद है। ग्राउंड पे कुछ और नजर आ रहा है और कहते ये कुछ और है। अगर हम पिछले 3-4 महीनों की बात करें, हमने यहाँ कोकरनाग का इंसिडेंट देखा जिसमें हमारे कर्नल साहब जो है जहां बाक हुए, हमारे मेजर साहब जो है वहां जहां बाक हुए, वहां हमारे डीएसपी साहब हुए। उसके बाद हमने ईदगाह में देखा कि कैसे एक इंस्पेक्टर को जो है बेदर्दी से मारा गया। उसके बाद हमने हाल ही में राजौरी पुंछ का मसला देखा। हम ये समझते हैं कि जो इनकी पॉलिसीज है यहाँ कि कॉस्मेटिक फेस देकर अपने लोगों को ये कहा गया कि यहाँ सारा कुछ ठीक है, हम ये समझते हैं कि यहाँ सारा कुछ ठीक नहीं है। अगर आप देखें कि इन्होंने कैसे यहाँ डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की, इन्होंने कैसे लोगों को जो है मेन स्ट्रीम से दूर किया। ये बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी के बगैर जो भी यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी है या यहाँ जो लोकल लोग हैं वो सारे एंटी नेशनल है। ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ नेशनलिस्ट लोग हैं, यहाँ लोगों ने कुर्बानियां दी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें, जो रीजनल पार्टीज है उनके भी 10 से 15,000 पॉलिटिकल वर्कर इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, या पुलिस की हम बात करें उनकी कितनी कुर्बानियां हैं। हम ये समझते हैं कि ये मंदिर और मस्जिद की सियासत करते हैं, ये जो है मुसलमान और हिंदू की सियासत करते हैं, इससे बड़ा नुकसान हुआ न सिर्फ इस स्टेट का बल्कि हमारे सारे मुल्क का इससे नुकसान हो रहा है। हम ये समझते हैं हम सबको यूनाइट होना चाहिए, हम सबको संजीदगी से इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे वैद साहब ने फरमाया कि जरूरत इस बात की है कि लोकल्स को जो है इन्वॉल्व किया जाए। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि लोकल यहाँ के वो नेशनलिस्ट है, उन पे जो है एतबार करके, जैसे हमने माजी में भी देखा कि बहुत हालात यहाँ खराब थे, कैसे हालात ठीक किए गए। तो हमें आगे भी ऐसे ही भाईचारे को कायम व दायम रखकर एक दूसरे पे एतबार जो है करके जो है हमें जो है इन चीजों से है जो है अगर ठीक है, जब इस तरह के हमले घटनाएं पेश आती हैं, सामने घटित होती हैं घटनाएं, तो भारतीय जनता पार्टी खास केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उन्हें निशाने पर लिया जाता है विपक्षी दलों की तरफ से। अंबरदार साहब हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र साहब, एक तो ये कि
कथनी और करनी में फर्क है भाजपा के, जो कहते हैं आप वो करते नहीं, विपक्षी दलों की तरफ से ऐसा कहा जाता है। और इनका ये मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश में जब से भाजपा या केंद्र सरकार के नियम और तमाम चीजें मानी जा रही हैं, उस वक्त से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से चीजें बदली नहीं हैं। और जो लोकल सपोर्ट की बात आ रही है वो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हुई जा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और क्या बीजेपी इस पर वर्क करने का सोच रही या फिर कर रही है, ये भी सवाल खड़ा होता है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी जो आप पर आरोप लगातार लगते रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू की राजनीति करते हुए आप इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, इस पर आपका क्या जवाब होगा? सना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो आज चर्चा का विषय है कि कल आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, और आपने बताया कौन कौन से बड़े अधिकारी उसमें आदरणीय मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, अतुल डुल्लू जी, आर सवैन साहब और भी जो अलाइड फोर्सेस हैं उनके सभी प्रमुख लोग उस भाग लेंगे। इस मीटिंग के जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 3-4 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो ये है कि जो जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नैरेटिव बदला है, जो कश्मीर में एक पीस नैरेटिव एस्टैब्लिश हो गया है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो षड्यंत्र पाकिस्तान और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि चाइना का भी इन्फ्लुएंस है। तो एक तो ये मुद्दा है, इस चर्चा में इसकी अपेक्षा है। दूसरा ये कि अभी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसमें लगभग 48,000 से 50 करोड़ रुपया का बजट ईयरमार्क किया है। तो उस दृष्टि से भी इस सिक्योरिटी मीटिंग में उस पर भी चर्चा होने की अपेक्षा है। तीसरा कि जम्मू कश्मीर में सारे भारत में पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, तो उस पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करने की जो प्रोसेस है उसको भी शायद डिस्टेबलाइज करने का एक प्रयास है। तो मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें बड़े खुलकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री जी ये किसी भी नॉनसेंस में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी है कि जो कश्मीर में जो पाकिस्तान ने 1971 की डिफीट ली थी और उसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट हुआ, जो खालिस्तान से कश्मीर तक टेररिज्म का जो प्लान बनाया था, उन सब की अंडरस्टैंडिंग है उनको ये भी मालूम है कि कश्मीर में जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम था, चाहे वो उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल लीडरशिप में था, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में था, चाहे मीडिया में था, चाहे बार एसोसिएशन में था, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था, चाहे टेररिज्म का मतलब फिजिकल टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म का मतलब है जो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, जो उनकी कोरियरिंग करते हैं, जो ठीक है। अच्छा, क्या आपको ये इस चीज की इंफॉर्मेशन है, खबर है, ये जानकारी है, जैसे कि एसपी वैद साहब ने कहा, ब्रिगेडियर धीमान साहब ने भी कहीं ना कहीं अफसोस का इजहार भी किया, वो ये कि आर्मी के अफसरान को नहीं बुलाया गया है? क्या आप बता सकते हैं कि आपकी जानकारी में है कि कुछ आला अधिकारी आर्मी या फौज से भी होंगे इस बैठक में शामिल? मैं थोड़ा कंप्लीट करूं। नहीं, जब हम टेररिज्म को अप्रूव करने की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इसमें टोटलिटी में जो कॉम्प्रहेंशन होता है कि वो सिर्फ ये फिजिकली टेररिस्ट को मारना नहीं है, जो उसके मदर्स हैं, जो उसके फंड करने वाले हैं, उन सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है, उसको डिसमेंटल करने की। अभी पिछले 1 साल में जो नहीं, आपने मेरे सवाल के जवाब दिया, आप बहुत लेंदी कर रहे, उतना टाइम नहीं ना, कई सारे मेहमान हैं, उन तक भी जाना है। सुरेंद्र साहब, सीधे तौर पर सवाल ये है कि देखिए यहाँ बड़े ओहदे पर फायज रहे लोग भी मौजूद हैं। धीमान साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अफसोस का इजहार किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जैसे कि एसपी वैद साहब ने कहा कि अगर फौज के अफसरान, और धीमान साहब ने भी कहा कि इस बैठक में शिरकत करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि फौज किस तरीके से मोर्चे पर नाकाबंदी करती है और किस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे करती है, वो हम सबको पता है। अगर इस बैठक में उन्हें नहीं बुलाया जाता या फिर वो बैठक में नहीं शामिल होते हैं, तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है? क्या आपको मालूम है, जानकारी है कुछ? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। सना जी, जम्मू कश्मीर में
जो टेररिज्म को खत्म करने में जितना इंडियन आर्मी का रोल है, इतना तो, और जिस पेशेंस के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ आर्मी ने जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल में काम किया है, वो तो इतना क्रेडिबल है, तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप मीटिंग की बात कर रहे हैं तो यूनिफाइड कमांड में उनकी, जब यूनिफाइड कमांड की मीटिंग होती है तो उसमें इंडियन आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव जितने भी है, चाहे कोर कमांडर साहब हों या नॉर्दर्न कमांडिंग साहब रहते हैं, तो यूनिफाइड कमांड की एक अलग मीटिंग होती है। और अभी गृह मंत्रालय ने ये जो कल रिव्यू मीटिंग बुलाई है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि और कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। स्टेट का अपना तरीका है चलने का। कल रिव्यू मीटिंग एक एंगल से ले ली जाएगी और आर्मी को भी कहीं ना अपने लेवल पे कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी तो हम, भारत की आर्मी को तो सारा विश्व सल्यूट करता है, इसलिए भारत की आर्मी की इंपॉर्टेंस हम ना समझें, ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में टेरर और टॉक्स जो लोग लीड करते हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ये इल्जाम दे रहे हैं, मैं रूप साहब को ये बता दूं कि रूप साहब, आपकी पार्टी में आपके अलावा सिर्फ 3 लोग और हिंदुस्तानी हैं, जबकि आपकी महबूबा मुफ्ती जी ये कह रही है कि तिरंगा को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, तो उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी? ठीक है, ब्रिगेडियर धीमान साहब, आप कुछ अपनी बात मुकम्मल करना चाहते हैं? एक तो वो पूरी बात मुकम्मल कीजिएगा, और दूसरी बात ये कि रऊफ साहब ने सीधे, एसपी वैस साहब आपसे भी यही है कि अंबरदार साहब ने कहा कि ये रिव्यू मीटिंग है, आपसे भी इस सवाल का जवाब चाहेंगे, और कॉन्फिडेंस में रखा जाता है फौज के अफसरान को, हो सकता है आने वाले दिनों में उनके साथ भी बैठक हो, मीटिंग हो। ये सुरेंद्र अंबरदार साहब जो उनको इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये बताते हुए देखे गए। ब्रिगेडियर धीमान साहब, मैं आपसे सबसे पहले इस पर रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि अगर यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स में किसी लेवल के ऑफिसर्स का होना जरूरी है, उसी तरह से इस मीटिंग में भी होना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है, क्योंकि जब टेररिज्म की लड़ाई है, आपने 3 लेवल पर लड़नी है। एक लेवल है बॉर्डर, वो मोदी जी डिसीजन लेंगे कि हमने उड़ी बालाकोट करना है कि नहीं करना है। और मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा इस वक्त कि आप ये जो उड़ी बालाकोट है, ये 8 फरवरी के बाद प्लान करिए। अगर करना है, करना जरूर है, क्योंकि लॉन्च पैड पे बहुत सारे जिहादी खड़े हैं इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। बट आफ्टर 8 फरवरी पाकिस्तान के इलेक्शन हो जाए ताकि वो इसका फायदा ना उठा सके। नंबर 2, जो दूसरा लेवल है, वो है एरिया डोमिनेशन। जो गांव और सिटीज के बाहर की सिक्योरिटी है, वो एरिया डोमिनेशन करनी है इंडियन आर्मी, आरआर या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जो विद इन दी टाउन्स एंड विद इन दी विलेजेस है, वो करनी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तो जब ये 3 धारे इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो कैसे इनका कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगी, उनका कैसे समन्वय कैसे बनेगा? इसलिए तीनों का होना बहुत जरूरी है। उस वक्त जो बात मैं आपको कहने जा रहा था कि हमें जरूरत है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, जो पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स हैं, वो उनको पहले एलिमिनेट किया जाए। जैसे कि वैली के अंदर एनआईए ने, एसआईए ने, स्टेट सीआईडी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी प्रॉपर्टी जब्त की है, उनको एलिमिनेट किया है और उनको बहुत अच्छी कार्रवाई की, उनकी कब्र तोड़ दी है, जितने भी हवाला ट्रांसमिशन सब बंद की है, वो हमने यहाँ भी करनी है। उसके लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंस है वो बढ़ानी है, तो उसकी बहुत जरूरत है। उसके लिए जरूरत ये है कि हम, ठीक है राउत साहब, देखिए यहाँ पर यहाँ पर धीमान साहब एक सेकंड, राउत साहब यहाँ पर ये है, बात ये हो रही है कि बैठक में क्या बातें होंगी और क्या बातें हो सकती हैं, क्या रणनीति बन सकती है और क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, इस पर बात हो रही है। लेकिन आप पॉलिटिक्स की तरफ मुद्दे को ले जा रहे हैं, आप भी तो मशवरा दे सकते हैं ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं अमरदार साहब को कहना चाहूंगा कि जब यहाँ 90s में मिलिटेंसी का बड़ा बोलबाला था, यही पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने तिरंगे को कंधा दिया था, जिन्होंने तिरंगे को थामा था। ये हमारे सामने एक्स डीजीपी साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, ये इस चीज के गवाह होंगे कि जब 90s में यही लोकल जो यहाँ के रीजनल पार्टीज है, यही इनको ही मारा जाता था, यही जो है तिरंगे को उठाए थे। तो आज ये बात कहना, इसमें कोई जो है, इसमें कोई रिलेवेंसी नहीं है जो ये बात कह रहा है। दूसरी बात, जिस तरह इन्होंने आज 1000 साल के बाद गुजर बकरवालों से जमीनें, उनके मकान छीनने की कोशिश करी है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जिस तरह आप लोगों को यहाँ सता रहे हैं, तो उससे तो दिलों की दूरियां बढ़ रही है। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा
कि दिल्ली और दिल्ली की जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके दिलों की दूरियां दूर करनी है। हम ये समझते हैं कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि लोगों की दिलों की ठीक है, तो आप उसी बयान पर कायम है जो आपने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। एसपी वैद साहब, चूंकि ये बैठक कल होने वाली, इस बैठक से सभी को उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये बैठक हो सकता है कि क्या आप ये मानते हैं कि कुछ अहम ऐसी रणनीति बनाई जाएंगी, कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा जिसकी अशद जरूरत है इस वक्त में कि इसे होना ही चाहिए? क्या ये मान के चले? सना जी, बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है और कल इस पर अहम डिस्कशन होगी और फैसले होंगे, क्योंकि मैंने एज डीजीपी JNK बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स अटेंड की हैं और यहाँ तक आर्मी चीफ या आर्मी चीफ का रिप्रेजेंटेटिव का सवाल है, मुझे लगता है हो सकता है फॉर्मल वो नहीं गया हो वो, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पास में है। होम मिनिस्टर साहब या होम सेक्रेटरी साहब एक फोन करके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आइए ओवर ए कप ऑफ टी हम बात करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने कई बार देखा है उनको, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक साथ है, क्योंकि आर्मी का इसमें बहुत बड़ा रोल है और आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि नाके पर, सरहद पर किस तरीके से आर्मी चाक चौबंद रहती है और किस तरीके से शहरियों को और सरहदी इलाके के लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होता है, पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे के तहत कार्रवाइयां, घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उन तमाम पर चौकसी करती हुई आर्मी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अब तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी वैद साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मशवरे दिए, और साथ ही साथ सुरेंद्र मदार साहब हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। रऊफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के इस प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल देखेंगे कि मीटिंग में क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। अगले बुलेटिन में होगी मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।